नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रेम की बात आपके साथ में। आज हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के किस्से लगातार आते रहे हैं, उस पर बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक नया रिकॉर्ड हमेशा बनाती है और उसी कड़ी में ये एक कदम आगे बढ़ी। तो वो क्या बातें हैं, क्या होने जा रहा है, उसी पर चर्चा करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी में कैसी भगदड़ मचने वाली है, इस बात की भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो केस क्या है? केजरीवाल की पार्टी, जो आम आदमी पार्टी है, आप सभी को पता है कि दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में कई मंत्री जेल में हैं, जिन्हें जमानत नहीं मिल रही है। इसी कड़ी में एक ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया। वो चार्जशीट दाखिल किया आम आदमी पार्टी के ऊपर। अभी तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में केजरीवाल को एक्यूज्ड बनाया गया था, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को इसमें शामिल कर लिया गया है और कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए आम आदमी पार्टी को समन भेज दिया। चूंकि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं, तो निश्चित तौर पे ये एक अब अलग से उन पे मुकदमा चलेगा। ईडी और सीबीआई का तो पहले से चल रहा है, और चूंकि वो आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, तो अब ये मामला इस पे भी चलेगा। तो क्या खबरें निकल करके आई, इस पे बात करते हैं। भारत के इतिहास में दोस्तों आज तक किसी पार्टी को एक्यूज नहीं बनाया गया है। इस देश में कई नेताओं पे आरोप लगे, जेल में गए और जेल जाने के पहले उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, लेकिन ये पहला व्यक्ति है जिसने इस्तीफा भी नहीं दिया। और आपने देखा होगा कि जब इसको 21 दिन का अंतरिम जमानत मिला था चुनाव प्रचार करने के लिए, उस पे भी कोर्ट पर कई सवाल उठे थे, और बाहर आने के बाद कितनी बड़ी बड़ी बातें ये करके गए थे, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो ये भारत की इतिहास में पहली पार्टी बन गई है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, जिसको इसमें आरोपी बनाया गया। केजरीवाल की एक्यूज नंबर है 37 और आम आदमी पार्टी 38 नंबर की एक्यूज बन गई है। ये है मामला। दिल्ली में बड़ा सियासी पाला बदल। आम आदमी पार्टी के विधायक, पार्षद और पूर्व मंत्री लगातार पार्टी से इस्तीफा देने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में सबसे पहला नाम आता है दिल्ली के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, जो SC/ST मिनिस्टर भी थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था और ये आरोप लगाया था कि SC मिनिस्टर कल्याण बोर्ड में भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद BSP में सदस्यता ली थी, चुनाव भी लड़ा, लेकिन अब भाजपा में
शामिल हो गए। राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए, जो इनके अलावा जो छोड़े हैं उनके नाम भी मैं कुछ बता देता हूं आप लोगों को। आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमएलए करतार सिंह तंवर, रत्नेश गुप्ता, सचिन राय, पूर्व विधायक वीना आनंद जो राजकुमार आनंद की पत्नी है, इन्होंने भी, और आम आदमी पार्टी के पार्षद उमेश सिंह फोगाट भी बीजेपी में आज शामिल हो गए। ये सारे लोग आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर लिया। इन नेताओं ने दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की निगरानी में अध्यक्ष सदस्यता ग्रहण की। केजरीवाल आरोपी नंबर 37 तो 38 पर कौन? दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में हुए बड़े खुलासे, उस खुलासे क्या हुए उसको भी बताता हूँ। सीएम को लेकर क्या कहा? आम आदमी पार्टी को मिला समन, जेल में बंद केजरीवाल के लिए अब तक की सबसे बड़ी मुसीबत बना दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस। इसमें ईडी ने आम आदमी पार्टी पहले ही बना, आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, इसको पार्टी तो पहले ही बना लिया था, लेकिन अब समन भी जारी हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक भी हैं। अभी तक तो केजरीवाल राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रहे थे, अब तो आम आदमी पार्टी के सर्वाइवल पर भी आफत आ रही है, क्योंकि इसके आरोप लगने के बाद ये पूर्ण रूप से कानूनी जांच प्रक्रिया चलेगी और इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं वो एक लाइन से सारे लोग नपेंगे। और मज़ेदार बात क्या है, आपने देखा है कि जैसे ही कोई आरोप लगता है तो उसका ठीकरा हरियाणा कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। अब जैसे ही आरोप लगा आम आदमी पार्टी के ऊपर, तो चाहे आतिशी मारलेना हो, संजय सिंह हो, ये लोग आरोप लगाने के लिए तुरंत पहुंच गए। आप लोगों को ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक धुरी समाजवादी पार्टी में लगातार तलाश रहे हैं और इसीलिए वो दिल्ली की राजनीति छोड़ उत्तर प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं, जो कि वो भी खुद सुल्तानपुर से आते हैं और लगातार उनकी कोशिश जारी है। जब तक सेट नहीं हो जाते हैं तब तक तो जहाँ है उसका बचाव तो करना ही पड़ेगा। ये तो नेताओं की खासियत होती है, आप सभी अच्छे से जानते हैं। इसमें देखिए आगे क्या हुआ। ईडी ने 45 करोड़ जो खर्च हुए उसको जो अपनी चार्जशीट दाखिल किया है उसका सारा ब्यौरा उसमें दिया गया। ये लोग जो आरोप लगाते हैं ना, एक चौवन्नी तक नहीं मिला, वो सब मिल रहा है, ये सारा उसमें डाला गया है एविडेंस के साथ। ये बात है। अब एक जगह से पैसा उठा करके, आपको इमरजेंसी है, मैंने आपको दिया, आपने उसे तुरंत मार्केट में खर्च कर दिया, मेरे पास कहाँ से आया, मैं कैसे दिया, ये तो बात की बात है। लेकिन मैंने जैसे ही आपको दिया, आपके पास पहले से लोग पड़े हुए हैं देने के लिए, आपने सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पैसे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि जैसे ही आपके पास आया आपने सबों को दे दिया। तो ये जो बार बार आरोप लगाते हैं एक चौवन्नी नहीं मिला, चौवन्नी नहीं मिला, तो जो चुनाव लड़ रहे थे, जो इसमें फंडिंग होती है, उसमें जो खर्चे होते हैं, इन्होंने अपने जो वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे प्रत्याशियों को पैसे बांटे, वो चुनाव में खर्च हुए।
ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे मिलेंगे तो ही आप घोटालेबाज हो और नहीं मिले तो आपने कोई घोटाला नहीं किया, आप सत्यवादी हरिश्चंद्र बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है। कड़ी टू कड़ी जुड़ रही है, उसी के हिसाब से धीरे धीरे ये पन्ने परत दर परत खुल रहे हैं। और देखिए केजरीवाल की मुसीबतें कैसे बढ़ती जा रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी हुआ है। अब तक तो अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री केस में आरोपी बने थे। अब आम आदमी पार्टी का नेता यानी संयोजक होने के नाते भी मुकदमा लड़ना पड़ेगा। तो ये मामला क्लियर हो गया कि उनके पास चारों तरफ से उनके ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को पेश करने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल में हैं और अभी तक आप सभी को पता है कि सिर्फ संजय सिंह को जमानत मिली और उसके चलते वो जमानत पर बाहर हैं। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी विशेष अनुमति याचिका भी दायर की है। इस पे कोर्ट क्या संज्ञान लेता है वो तो जब इस पे फैसला आएगा तब उसकी चर्चा होगी। मामला यहाँ पे चला गया है। अरविंद केजरीवाल पर पहले से ही ईडी और सीबीआई की तरफ से केस चलाया जा रहा है। अब आम आदमी पार्टी का नेता होने के कारण अलग से मुसीबत खड़ी हो गई। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालती कार्रवाई की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग शेयर करने के आरोप में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी जवाब तलब किया है। सुनीता केजरीवाल जब अदालत में मौजूद थी और अदालत की कार्रवाई हो रही थी तो उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग और वीडियो जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर की। इन लोगों को लगता है जैसे बाहर में नौटंकी मचाते रहते हैं, वैसे ही कोर्ट का भी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ से भी कुछ उठाओ और बाहर डाल दो और अपने आप को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर सीधा आरोप मर दो। यही नौटंकी सभी जगह चलती है, लेकिन कोर्ट में ऐसा नहीं चलेगा। कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए जवाब तलब किया है। अदालत का कहना है कि कोर्ट की कार्रवाई को ऑनलाइन रिकॉर्ड या शेयर नहीं किया जा सकता। ये कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है। अब इसका जवाब सुनीता केजरीवाल को भी देना पड़ेगा। और जो विनोद चौहान था, हवाला का मास्टरमाइंड जिसने पैसे का लेन देन किया था, आप सभी को पता है कि हवाला के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें दोनों पक्षों को कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई कोड, कोई सिंबल या किसी पैसे को रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये के नोट को 2 भाग में फाड़ दिया जाता है। चूँकि पैसों पर दोनों साइड एक ही नंबर होते हैं। अगला वहाँ जिसको लेना है, जिस जगह पे जाता है उसको दिखाता है, वो नंबर को मैच करता है और पैसे उसको दे देता है। तो इस तरह की चीज़ें हवाला के माध्यम से जब पैसे का आदान प्रदान होता है तो किया जाता है, या फिर कोई कोड बताया जाता है, कुछ सिंबल बताया जाता है, उसके क्वेश्चन के आंसर दिए जाते हैं। इस तरह से करके वो लोग जैसे जैसे अपडेट हो रहा है इस प्रकार से चीज़ें इसके अंदर होती है। तो इसका भी जो मास्टरमाइंड है विनोद चौहान, ये भी पूछताछ इससे भी की जा चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बच रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। आगे जो है राउज एवेन्यू कोर्ट जो जज साहिबा थी, न्याय बिंदु जी, जिन्होंने केजरीवाल को जमानत
दे दी थी, जिस पे ईडी ने हाई कोर्ट में फिर अर्जी दाखिल की और जमानत पे स्टे लग गया था। आपने देखा हो उस समय कैसे आम आदमी पार्टी वाले सत्यमेव जयते पूरा ढोल नगाड़ा सारा लेकर चालू हो गए थे। सत्यमेव जयते ये वो दिस डैट पूरा एकदम चालू हो गया एकदम कि बस जीत गए। और कई तरह के बातें हुई। इन जज साहिबा को भी जो ईडी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, इनको भी 200 पन्नों की चार्जशीट को पढ़ना चाहिए। उस समय तो ऐसा लगा कि ये घर से कोई बच्चा कोई क्वेश्चन करता है ना कि उसने जो रट लिया, आप उसको अगर उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन इधर उधर होगा ना, तो वो जो पढ़ के आया है वो वही लिखेगा। आप उसको समझाओगे कि ये ऐसे नहीं वैसे लिख दो सही होगा, वो बोलेगा नहीं नहीं हमने तो यही पढ़ा है, मैं ऐसे ही लिखूँगा, भले उसके मार्क्स कम क्यों ना है, लेकिन वो हटेगा नहीं। वही चीज़ देखने को मिला। इन्होंने तय करके आया था कि मुझे आज किसी भी हाल में जमानत दे देनी है, मुझे किसी की कोई भी बात सुननी नहीं है, और यही काम इन्होंने किया। बताइए, ये भी न्यायपालिका पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अगर अदालतें इस तरह से बोले कि 1000 पन्नों को कौन पढ़ेगा, 200 पन्नों को कौन पढ़ेगा, हमको सब पता है, ये मुख्यमंत्री हैं, भागेंगे नहीं, ये क्या कोर्ट अदालत जस्टिस देने वाले जो न्यायाधीश हैं वो लिख कर देंगे कि ये आगे जाकर क्या करेगा नहीं करेगा, और छूटने के बाद गवाहों को किस तरह से प्रभावित किया जाता है ये किसी से छुपा है क्या? और ख़ास करके वैसे व्यक्ति जो उच्च पद पे रहते हैं वो किस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर अपने काम को करते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये कोई आम जनता की बात नहीं है कि आप थाने चले जाइए, अदालत चले जाइए और आपकी त्वरित कार्रवाई हो जाएगी, सुनवाई हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आज इतने सारे केस पेंडिंग है इस देश में जिस पे लगातार सवाल उठते हैं और कोर्ट भी प्रेशर महसूस करता है। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि इन जैसे नेताओं का और कुछ जो चुने हुए वकील हैं, इससे तो यही दिखता है कि इन वकीलों की वजह से इस देश का कोर्ट चलता है, जज चलते हैं। ये अगर आधी रात में कोर्ट पे दस्तक दे दें तो हो सकता है आधे घंटे के बाद, और ऐसा हुआ है। जेडीएस की सरकार जब कर्नाटका में हुई थी उस दिन 12:30 बजे रात में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था, और रात में ही आधे घंटे के बाद उसकी टाइम दी गई थी और वो कार्रवाई उस समय से चालू हुई थी और पूरी रात चलती हुई थी। मैंने खुद टीवी पर बैठकर उस पूरी कार्रवाई को देखा है रात भर। तो सोच लीजिए कि इन वकीलों का कितना प्रभाव इस देश की न्याय प्रणाली पर है, इन कोर्ट पर है, इन जजों पर है। इस पर भी सवाल उठते हैं और उठते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अदालत का समन आम आदमी पार्टी को जारी हुआ है और पार्टी संयोजक यानी नेता होने के नाते सारी बातों के लिए उनको जिम्मेदार माना गया है। किनको? अरविंद केजरीवाल को। और इसलिए ये सबसे बड़ी मुसीबत है अरविंद केजरीवाल के लिए। अब तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ पार्टी के वे सभी पदाधिकारी जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता जांच के दायरे में आ जाएंगे, जिनकी किसी न किसी स्तर पर लेन देन में कोई न कोई रोल होगा। एक तरफ चुनाव की तारीख
नज़दीक आ रही है, दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं और गोवा चुनाव सहित तमाम बीते हिसाब किताब का कानूनी ऑडिट शुरू हो चुका है। एक एक चीज़ को देखा जाएगा, कहाँ से क्या आया, नहीं आया, कैसे आया। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सामने मुसीबतों की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। इसकी फहरिस्त अगर आप देखेंगे तो ये बहुत लंबी है। इस मामले में गोवा के प्रभारी हों, वहाँ के जो अध्यक्ष थे, जो नेता, आपको पता है कि वहाँ के कई नेताओं से पूछताछ हुई थी, जो चुनाव में कैंडिडेट भी रह चुके, उन लोगों से भी पूछताछ हो गई। तो ये अभी मामला चल रहा है। इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण और हो जाती है इस कड़ी में। जिस प्रकार से अभिषेक मनु सिंघवी इस तरह के केस लगातार आपने लड़ते हुए देखा है। कांग्रेस ने इन्हें राज्यसभा भेजने की कोशिश की थी हिमाचल से, आपने देखा वहाँ क्या खेल हुआ और किस प्रकार से इनकी हार हो गई थी। और केजरीवाल ने भी कोशिश की थी और इसी चक्कर में स्वाति मालीवाल वाला केस हुआ था और विभव कुमार जो उनका पीए था उसने स्वाति मालीवाल को पिट दिया और अभी जेल में है। तो यहाँ से तो मामला खत्म हो गया। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, ऐसे में कांग्रेस को ये लगता है कि अभिषेक मनु सिंघवी जिस प्रकार के वकील हैं, इनको रखना होगा। भाई कोई फ्री में तो रहता नहीं, कोई ना कोई लालच। आपको याद होगा कपिल सिब्बल पहले कांग्रेस के बड़ा केस लड़ा करते थे, बाद में कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया। अभी भी वो राज्यसभा के सांसद हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा वो संसद तक पहुँचे। आजकल वो लालू यादव का केस हो, हेमंत सोरेन का केस हो, अखिलेश यादव का केस हो, यही सारे केस में लड़ते हैं। और कहीं ना कहीं इन दोनों में भी बड़े वकील होने का एक टसन मचा हुआ है। ये सारी बातें तो ज़रूरी चीज़ ये है, ये जो डेली केस लड़ रही है, आज यहाँ पे आज वहाँ पे, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी लोअर कोर्ट, इन वकीलों का पैसा दिल्ली सरकार पे करती है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री हैं। अब बताइए कि एक ऐसा व्यक्ति जो बेवजह का आम पब्लिक का पैसा, दिल्ली की जनता का पैसा, जो टैक्स पेयर है, उन पैसों को इन जैसे नेताओं के कर्मों की वजह से उसके ऊपर वैसे वैसे वकीलों के ऊपर खर्च करना पड़ता है। इस बात को भी दिल्ली की जनता को गंभीरता से सोचना चाहिए और चुनाव भी इसको देखते हुए लड़ना चाहिए। और दूसरी बात, अगर इन चक्करों में साबित हो जाता है कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल गुनहगार हैं, तो कम से कम 7 साल की सज़ा होगी उनको, इससे कम नहीं। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उन अदालतों पर भी खड़ा होता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जो पैसे वाले लोग हैं, जो नामी वकील हैं, वो अपने दम पर जब चाहे अदालत का दरवाज़ा खटखटा करके और अपने लिए तारीख निकलवा लेते हैं। और अदालत को भी इतनी पुष्टि, इतना समय है कि बाकी सारे मामलों को छोड़कर इनके मामलों की सुनवाई त्वरित रूप से
कैसे कर लेती है, इस पे भी सवाल उठता है, उठना चाहिए और अदालत को ही इसकी भी जवाब देनी चाहिए। देखिए क्या होता है इस केस में। अभी तो पार्टी के अस्तित्व पे ही बड़ा सवाल उठ गया है। आगे मामला जैसे जैसे बढ़ेगा और ऐसा थोड़ा सा भी बढ़ा तो आम आदमी पार्टी में भगदड़ मचना तय है। उन नेताओं को भी सोचना चाहिए कि वो जिस जगह खड़े हैं क्या वो जगह उनके लिए है भी या नहीं। बाकी आगे क्या कुछ नए अपडेट आते हैं उसके हिसाब से फिर चर्चा होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।